जलवायु परिवर्तन इंसान को पागल कर रहा है। हमारी जो सब बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं अतीत में, भारत में ही, वो सब की सब क्लाइमेट चेंज से ही समाप्त हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे समाप्त हो गया था? सहारा रेगिस्तान बोलते हो, जानते हो एक समय वो क्या था? वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। अगले कुछ सालों में उन्हें वो राजधानी ही हटानी है, क्योंकि वो पूरी राजधानी डूब जाएगी। मालदीव विलुप्ति की कगार पर खड़ा है, तो वो नकली आइलैंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना गूगल कर लीजिएगा कि भारत की कौन कौन सी किंगडम्स रही हैं, कौन से बड़े साम्राज्य रहे हैं जो कि क्लाइमेट की भेंट चढ़ गए। अगर वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर चला गया तो भारत का आखिरी ग्लेशियर कब तक बचेगा? गंगोत्री भी तो ग्लेशियर ही है। हिमालय तो तिब्बत भी है भाई मेरे। बर्फ का रेगिस्तान बोलते हैं उसको। तिनका नहीं उगता हुआ, बारिश नहीं है तो हिमालय से कुछ नहीं होगा। इकोलॉजिकल सिस्टम्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसमें कोई भी चीज कम ज्यादा होगी तो बचते नहीं है। क्लाइमेट ऐसी चीज है कि पूरे के पूरे देश को तबाह कर देती है। एक आदमी नहीं बचता, एक आदमी नहीं बचता। हमको पता है कि उदाहरण के लिए थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वो डूबेगी। अगले कुछ सालों में उन्हें वो राजधानी ही हटानी है, क्योंकि वो पूरी राजधानी डूब जाएगी। हमें अच्छे तरीके से पता है कि मालदीव विलुप्ति की कगार पर खड़ा है, तो वो नकली आइलैंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरल ब्लीचिंग जबरदस्त तरीके से हो चुकी है। 60-70% कोरल्स हमने खो दिए हैं। ये सब बातें हमें पता थी, लेकिन मास इंसिनिटी वाली बात बहुत पब्लिक नहीं हुई थी अभी तक। वो हमें देखने को मिल रही है, उसके प्रमाण सामने आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन इंसान को पागल कर रहा है। हम विक्षिप्त हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। वो विक्षिप्तता हर समय थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। जब आप सो रहे हैं तब भी बढ़ रही है। भाई कोई भी मशीन उसी माहौल में काम करेगी ना जिस माहौल के लिए वो डिजाइंड है। हमारी मशीन इस माहौल के लिए डिजाइंड नहीं है, तो इस माहौल में हमारी मशीन खत्म हो रही है। हम पागल हो रहे हैं, और पागलपन संक्रामक होता है। घर में एक व्यक्ति अगर विक्षिप्त व्यवहार करने लगे, पागल, तो 3-4 को अपने साथ पागल कर देगा। सोचिए ना, घर में एक आदमी उल जलूल व्यवहार करना शुरू कर दे तो बाकियों की क्या हालत होती है। मोहल्ले में एक घर पागल हो जाए तो बाकियों का क्या होगा। मास कंटेजियस इंसेनिटी, वी आर एंटरिंग दैट फेज। और इसमें मालूम है होगा क्या? इंसेनिटी का कर्व भी एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि आप जितने इंसेन होगे आप उतनी ज्यादा भयानक करतूतें करोगे, और उससे इंसेनिटी और बढ़ेगी। जो आदमी बिल्कुल नाश की कगार पर खड़ा होता है वो फिर कुछ भी करता है, कुछ इसलिए कि वो अपने आप को किसी तरह बचाना चाहता है, और कुछ इसलिए क्योंकि वो पागल हो चुका है, तो वो कुछ भी करेगा। वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूं इसका कल क्या अंजाम होगा। वो कहेगा आज मैं किसी तरह से अपने आप को बचा लूं, इतना ही पर्याप्त है। कल तो वैसे भी आना ही नहीं है, आज किसी तरह टल जाए। लाखों प्रजातियां हैं जो चुपचाप विलुप्त हो गई, उनका हमें पता ही नहीं चल रहा है। जर्मनी में रिसर्च हुई, वहां के किसी जंगल में, तो वहां पर रात में आवाजें रिकॉर्ड की जा रही थी पिछले 30-40 साल से। रात में जंगल के बीच आवाजें रिकॉर्ड की जा रही थी 30-40 साल से। और वहां पे जो अभी नतीजे सामने आ रहे हैं वो इतने खौफनाक हैं। 70% आवाजें बंद हो गई हैं। वो फ्रीक्वेंसीज ही गायब है। मतलब समझ रहे हो? और ये जंगल है, वहां कोई जाके मार नहीं रहा। सिर्फ 30-40 साल के अंदर अंदर 2/3 से ज्यादा वहां जो प्रजातियां थीं वो अब नहीं रहीं, गई। क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम्स बड़े सेंसिटिव होते हैं,
उसमें कोई भी चीज कम ज्यादा होगी तो बचते नहीं है। क्लाइमेट का कितना जबरदस्त प्रभाव होता है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। भारत की हम बात करते हैं कि हमारी गौरवशाली सभ्यताएं, आपको पता है हमारी जो सब बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं अतीत में भारत में, वो सब की सब क्लाइमेट चेंज से ही समाप्त हुई। और वो उस समय कोई बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज था भी नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे समाप्त हो गया था? कैसे हो गया था? हम कभी सोचते ही नहीं है। दक्षिण भारत की भी जो बड़ी बड़ी सब सभ्यताएं थीं, जाके पढ़िएगा अपने आप से कि चोल साम्राज्य का क्या हुआ था, समाप्ति कैसे आई थी। हम बात करते हैं जीडीपी की, हम कहते हैं आगे हम भविष्य बनाएंगे, उसमें समृद्धि आएगी। क्लाइमेट ऐसी चीज है कि पूरे के पूरे देश को तबाह कर देती है। एक आदमी नहीं बचता, एक आदमी नहीं बचता। अब रख लो अपना राष्ट्रवाद, और ये सब जो अपने आप को राष्ट्र के नेता बोलते हैं, ये क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे। आप सिर्फ इतना गूगल कर लीजिएगा कि भारत की कौन कौन सी किंगडम्स रही हैं, कौन से बड़े साम्राज्य रहे हैं जो कि क्लाइमेट की भेंट चढ़ गए। आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप क्या सोचते हो कि कोई दुश्मन चाहिए होता है जो सब घोड़ों पे बैठ कर के आए और राजधानी में आग लगा दें, सिर्फ तभी राज्य समाप्त होता है? नहीं साहब, कोई आक्रांता नहीं चाहिए होता है। क्लाइमेट पर्याप्त है सब कुछ ध्वस्त कर देने के लिए। जिसको आज आप सहारा रेगिस्तान बोलते हो, जानते हो एक समय वो क्या था? वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था। ये है क्लाइमेट की औकात। आज हम उसको सहारा रेगिस्तान बोलते हैं। और भारत तो बहुत ही नाजुक स्थिति पर खड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी खेती टेम्परेचर पर आश्रित है। नहीं समझे? सारी खेती किससे होती है? मॉनसून से होती है। मॉनसून क्या है? मॉनसून क्या है? जब समुद्र के ऊपर हवा का दबाव बढ़ जाता है और थल के ऊपर, जमीन के ऊपर कम रहता है, तो हवा समुद्र से जमीन की ओर भागती है। सीधी सी बात है। कोई भी द्रव्य ज्यादा दबाव के क्षेत्र से कम दबाव की ओर जाता है। ये जो प्रेशर डिफरेंशियल है, ये बनता कैसे है? ये टेम्परेचर से बनता है। टेम्परेचर से बनता है ना? ये जानते हैं कि नहीं जानते? आप ये भी जानते हो कि लैंड और वाटर का थर्मल कोएफिशिएंट बिल्कुल अलग होता है। ये भी जानते हो। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तेजी से, तो ज्यादा तेजी से किसका बढ़ेगा? लैंड का या वाटर का? लैंड का। वाटर की स्पेसिफिक हीट तो हम जानते हैं कि लिक्विड्स में बहुत हाई होती है। और मॉनसून आना ही तब है जब एक खास प्रेशर डिफरेंस हो, एक खास। और वो खास प्रेशर डिफरेंस सिर्फ तभी बनेगा जब एक खास टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन्ड हो। और वो खास टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, क्योंकि टेम्परेचर सी का बाद में बढ़ता है, लैंड का बहुत तेजी से बढ़ता है। हो चुकी बारिश, हम भी बनेंगे सहारा। ये हमें नहीं बात समझ में आ रही। हिमालय तो तिब्बत भी है भाई मेरे। बर्फ का रेगिस्तान बोलते हैं उसको। तिनका नहीं उगता वहां। बारिश नहीं है तो हिमालय से कुछ नहीं होगा। मॉनसून नहीं है तो ये कहने से नहीं होगा कि भाई हमारी मिट्टी बड़ी उर्वर है और हमारे पास हिमालय है। न मिट्टी उर्वर रह जानी है, न हिमालय से कुछ हो जाना है। तिब्बत क्या है? क्यों है? क्योंकि मॉनसून इधर से आते हैं, दक्षिण की ओर से,
और तिब्बत का मुंह किधर को है? उत्तर की ओर, चीन की ओर। मॉनसून वहां पहुंचते ही नहीं। वेनेजुएला का है ना कि वहां आखिरी ग्लेशियर भी चला गया। हम कितने बेहोश लोग हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि गंगोत्री भी तो ग्लेशियर ही है। अगर वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर चला गया तो भारत का आखिरी ग्लेशियर कब तक बचेगा? गंगा कहां से बहेंगी और यमुना कैसे? बोलो। आप अभी आज गूगल करिएगा कि दक्षिण की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें से कितनी आज बह रही हैं। छोटी नदियों की नहीं बात कर रहा, दक्षिण की जो 15 सबसे बड़ी नदियां हैं, मई के महीने में कितनी बह रही हैं जरा देख लीजिए। आधी भी नहीं, सब सूखी पड़ी हैं। बहाव कम नहीं हो गया है, बहाव शून्य हो गया है, क्योंकि उनके पास कोई ग्लेशियर नहीं है। तो वो किस पर आश्रित रहती हैं? बारिश पर। बारिश होनी नहीं, ग्लेशियर पिघल जाना है। कर लेना ऋषिकेश में राफ्टिंग, दूर की बात नहीं है, मुस्कुराओ मत। ये मैं सन्निकट भविष्य की बात कर रहा हूं। वेनेजुएला का ग्लेशियर चला गया तो गंगोत्री कितने दिन तक बचेगा बताओ? और पहले बाढ़ आएगी फिर सूखा, क्योंकि वो बर्फ पहले पिघलेगी। जब पिघलती है तो पहले भयानक बाढ़ आएगी कई सालों तक, कई सालों तक, और फिर अचानक जब सब बह जाएगा तो सूखा। ठीक वैसे फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग करिए कभी। जो फ्रीजर होता है उसमें देखा है कितनी बर्फ, उसको ग्लेशियर मानो। फिर जब आप उसकी डिफ्रॉस्टिंग का बटन दबा देते हो तो पहले क्या होता है? पहले पानी पानी फैल जाता है, ध्यान ना दो तो कमरे में फैल जाता है पानी। किचन में रखा है तो वहां पानी पानी फैल जाएगा, और फिर सब सूखा। ये भारत के साथ भी होने जा रहा है। हमारे लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? आईपीएल, चुनाव, और एकदम विक्षिप्त किस्म के ये नेता जिन्हें क्लाइमेट चेंज या तो खुद पता नहीं है या उनके खोपड़े में नहीं घुस रहा कि राष्ट्र के सामने अभी सबसे बड़ी आपदा यही है। जैसे मरना काफी नहीं था, तो अब ताजी खबर यह है कि हम पागल होकर मरेंगे। बधाई हो। कर लीजिए कल्पना, 55-60 डिग्री तापमान में आप कपड़े फाड़ के सड़क पर पहले 2-4-5 घंटा है करके फिरोगे, और फिर ऐसे धीरे से गिर जाओगे, और गिरने से पहले 2-4 को मार दोगे। जो जो कांड हो सकते हैं सब करोगे, और फिर मौत आएगी। और ये मौत सबसे पहले किनको आनी है? वो जो मेगा रिच नहीं है। जैसे पिरामिड होता है ना, तो जो एक्सटिंक्शन है ह्यूमन स्पीशीज का वो नीचे से शुरू होगा। नीचे माने जो सबसे गरीब है, वहां से उठते 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 बचेगा कोई नहीं। जो मेगा रिच हैं वो भी जाएंगे, पर वो सबसे अंत में जाएंगे। वो सबका कर्मकांड करके जाएंगे। पहले सब गरीब गायब होना शुरू होंगे 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 होंगे, फिर टॉप ऑफ द पिरामिड, फिर जो रिसोर्सफुल हैं वो भी उड़ेंगे। लोग कहते हैं आप बस डराते ही हो या कोई समाधान भी बताते हो? समाधान मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं। आज ही हमें बता रहे थे कि भारत का जो आम आदमी है वो एनुअली 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, बस सिर्फ 2.5 टन। और फिर इन्होंने सेलिब्रिटीज का एक पूरा टेबल दिखाया, सेवरल मिलियन टन्स एनुअली। समाधान समझ में आ रहा है?
हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं, मैं ना एक बल्ब कम जलाऊंगा तो मैं क्लाइमेट चेंज रोक दूंगा। भाई मेरे, तू 2.5 टन एमिट करता है बस। यहां तक कि जो एवरेज अमेरिकन भी है वो भी 14 ही 15 टन एमिट करता है। इसमें जो रियल कल्प्रिट्स हैं, आप लोगों को संदेश भेजा था, याद होगा, कि दुनिया की बस 60 कुल कंपनियां हैं। हाँ, 4 तो 25% वाली थी, 57 है, जिनसे कितने परसेंट है? 80% है। टॉप 4 कंपनियों का आपको भेजा था कि 25% इनसे है, और टॉप 57 कंपनियां ले लो तो दुनिया का 80% एमिशन वो करती हैं। और ये 57 कंपनियां क्या करेंगी? कंपनियां कॉन्शियस होती हैं क्या? कंपनियां इंसान हैं, कंपनियों में चेतना होती है। कंपनी माने कौन? कंपनी का ओनर। इन लोगों के अपने पर्सनल एमिशंस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं। ये जो इनकी याट होती है, जो इनके प्राइवेट जेट होते हैं, इनकी जो लाइफस्टाइल होती है, लेकिन ये बातें आपको कभी नहीं पता लगने देंगे। उल्टे ये आपसे बोलते हैं, देखो तुम ना कार पूलिंग किया करो। भाई आम आदमी कितनी भी कार पूलिंग कर ले, उससे नहीं होगा। असली बात यह है कि ये जिनको हमने अपना आदर्श बनाया हुआ है, सेलिब्रिटी, इनको हमें खींच के नीचे उतारना पड़ेगा। हमें इनके कंजम्पशन पे रोक लगानी पड़ेगी। और आम आदमी का भी अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आम आदमी इनको आदर्श मानता है। आम आदमी कहता है ये ऐश कर रहे हैं, यही गुड लाइफ होती है, यही जो गुड लाइफ है मुझे भी चाहिए। ये कंजम्पशन कर रहे हैं तो मैं भी कंजम्पशन करूंगा। आप में कंजम्पशन की सबसे ज्यादा आग कौन भड़काता है? ये सेलिब्रिटीज ही तो। देखो, मैं अपनी वाइफ को लेकर के कहीं एल्प्स पे चढ़ा हुआ हूं, एक भी सेलिब्रिटी बता दो जो सेलिब्रिटी है पर वो कंजम्पशन की मूर्ति नहीं है, कंजम्पशन का एम्बेसडर नहीं है, बताओ। और जितना ज्यादा कंजम्पशन दिखाते हैं उतना ज्यादा आप उनके चरणों में लौट जाते हो। यही तो कर रहे हो, इसी को वो गुड लाइफ बोलते हैं। और यही आप करो, इसके लिए दुनिया भर के मोटिवेटर आपको बोलते हैं भाई तू भी सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस माने और क्या होता है कि तुम भी इन सेलिब्रिटीज के कम से कम नौकर जैसे हो जाओगे तो तुम सक्सेस कहलाओगे। सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस। भाई तू सक्सेस हो गया। वास्तव में आपकी सक्सेस का मतलब यही होता है कि पृथ्वी और बर्बाद हुई। एक आदमी अगर जीवन में सक्सेस हो गया, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की बर्बादी और बढ़ गई। और सक्सेस का यह कॉन्सेप्ट दिया किसने? भगवत गीता ने तो दिया नहीं है, विचारकों, दार्शनिकों ने तो दिया नहीं है। कृष्ण से, बुद्ध से आकर पूछोगे सक्सेस माने क्या, तो वो तो नहीं बताएंगे। कि भाई पर्सनल आइलैंड खरीदने का और उस पे 8 बंदियों के साथ ऐश मारने का, नोट उड़ाने का, रुपीज नहीं डॉलर, इसको सक्सेस बोलने का। कोई समझदार आदमी तो ऐसी बात करेगा नहीं, पर आपसे ऐसी बात खूब करी गई है और आपने बात मान भी ली है। यही है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत छोटा हल्का शब्द हो गया। क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी, इम्पेंडिंग टोटल एनिहिलेशन। जब तक बच्चे के मन में सक्सेस का वही कॉन्सेप्ट, वही परिभाषा मौजूद रहेगी जो अभी डाल दी गई है, और समय अब कुछ नहीं बचा है, बचाना बहुत मुश्किल है।